हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया गया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। कहने का अर्थ है, जितना भी ब्रह्मांड में कोई भी सामग्री है, वह जिस चीज़ से बनी है, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। जैसे हो गया पत्थर हो गया, वो भी किसी चीज़ से बना होगा। बादल हो गया, तारे हो गया, पौधा हो गया, पशु हो गया, पानी की एक बूंद या रेत के कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। मतलब सभी पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। ये तो मनुष्य का स्वाभाविक बात है कि अपने आसपास के चीज़ों को समझने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, जिसकी वजह से अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे पंचतत्व कहा गया। और ये पंचतत्व क्या क्या है? वायु है, अग्नि है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी धातु बने। किनके अनुसार? प्राचीन भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व से ही सभी वस्तुएं बनी है। और इस पंच तत्व में क्या क्या शामिल है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ हम उसका भौतिक गुण का आधार पढ़ेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। मतलब पदार्थ का 2 गुण होता है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण का अर्थ यही हो गया कि जैसे मान के चलिए कि नमक ले लिए, तो नमक कैसा है? बाहर से दिखने में सफ़ेद दिखेगा। दूसरी बात क्या है? ठोस है, तो वह उसका जो है नमक का भौतिक गुण है। लेकिन ये नमक बना है किससे? सोडियम क्लोराइड से, Na और Cl। जब Na और Cl की बात करेंगे तब समझ जाइए कि वो हम उसका रासायनिक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मतलब हम उनका रासायनिक गुण देख रहे हैं। फिलहाल हमको भौतिक गुण जानना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। पुराने समय में क्या था कि कुछ लोग मानते थे कि यह पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लेकिन और दूसरा विचारधारा क्या कह रहा था कि पदार्थ जो है रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से बना है। चलिए, एक क्रियाकलाप दिया है। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। ठीक है, एक बीकर ले लिए, इसमें से 100 ml जल रख दिए। उसके बाद दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल लें। मान के चलिए इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच हम नमक मिला दिए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। जब 100 ml जल में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, तो इसका जल का जो यहाँ पर लेवल पहले जो मार्क किए हुए थे, उसमें देखेंगे कि अंतर आया कि नहीं आया। हम देखते हैं कि
यदि इस प्रयोग को करते हैं तो जल का लेवल पहले जिस तरह से था उसी तरह से, कहने का अर्थ ये हुआ कि जल के लेवल में कोई बदलाव नहीं आया। तो जल के लेवल में जब बदलाव नहीं आया तो वो आखिर नमक गया कहाँ? तो नमक गया कहाँ? तो नमक तो इसी जल में मिला होगा। अब देखिए, मान के चलिए कि ये जल का अणु जो है इतना बड़ा बड़ा है और इसमें से इस तरह से आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन इस बीच में जो गैप है, ये जो खाली जगह दिख रहा है लाल रंग से, तो इसी खाली जगह में वो जो 1 चम्मच नमक डाले थे वो शिफ्ट हो गया, मतलब इसमें स्थान इस गैप को भर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इससे यही अर्थ निकलता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ दिया हुआ है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अब देखिए, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कण तो होते हैं, लेकिन वो कितने छोटे होते हैं। पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 10 ml जल में मिला दें। मतलब ये 100 ml का जल लिए, इसमें से पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल, मतलब 2 या 3 दाना इसमें डालेंगे। फिर इससे जो है 10 ml घोल निकाल करके फिर दूसरे 100 ml वाले जल में मिलाएंगे। कहने का मतलब यह भी कलरफुल है, ये रंगीन हो गया। और उसके बाद फिर इससे 10 ml निकाल करके फिर दूसरे जल में डालेंगे। तो पुनः इस तरह करते करते यह प्रक्रिया 3-4 बार भी जब अपनाते हैं तो अंतिम क्षण में भी क्या देखने को मिलता है कि अभी भी जल का रंग जो है बदल गया है। जल का रंग बदल गया है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि इसमें जितना कण था इससे कुछ कण इसमें आया। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण था इसमें मान के चलिए कि 100% था, 100% में से 10% निकला। तो अब इसमें से जो 10% है तो फिर ये टोटल मिलकर के 100% हो गया, तो इससे फिर निकला। तो इस तरह से करके इतना मतलब छोटा कण होता है कि 7 या 8 बार इसका प्रयोग करने के बावजूद भी खत्म नहीं हो पा रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, अब देखिए 1000 लीटर, भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ये जब पोटेशियम परमैंगनेट का पहले मान के चलिए शुरू में इतना था, फिर ये घट करके इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि एक निश्चित आकार हो जाएगा कि उससे ज़्यादा हम छोटा उसको नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल में भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं, वो विकल्प दिया है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को छोड़ करके डेटॉल से भी हम इसको देख सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। मान के चलिए डेटॉल का कुछ बूंद डालेंगे एक पानी में, फिर उस पानी में घोल करके फिर उसी घोल से 2 बूंद उठाएंगे, फिर दूसरा घोल में डालेंगे, फिर भी क्या पता चलेगा, उसमें से अभी भी महक आ ही रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे जल का कण देखे थे, तो जल के कण के अंदर में क्या फंसा था, नमक शुरू में पड़े थे। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी पीते हैं तो एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में
समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब चलिए, पहला इसमें पॉइंट निकला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखते हैं क्या सच बात है। एक कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ सकता है? देखिए, जब बुझी हुई अगरबत्ती रखेंगे तो जब तक नज़दीक नहीं जाएंगे तो सुगंध आएगा नहीं। अब यदि अगरबत्ती को हम जला दें, अगरबत्ती को यदि जला देते हैं तो क्या होता है कि कहीं भी एक कोने में जलाएंगे तो सुगंध हम पूरा कमरा में कहीं भी आ जाएगा। दूर में भी रहेंगे तो सुगंध आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगरबत्ती का जो कण था वो जल करके सुगंध के रूप में वायु में मिल गया, और वो वायु एक कोने से लेकर के दूसरे जगह तक पहुंच गई आसानी से। कहने का मतलब क्या है, इसी सुगंध का जो कण था, मतलब उस अगरबत्ती का जो सुगंधित कण था वो वायु में मिश्रित हो गया, जिसके कारण उसका कण जो है गतिशील अवस्था में आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पदार्थ का कण जो है हमेशा गतिशील ही होता है। द्रव में भी गतिशील होगा, ठोस में भी गतिशील होगा, और गैस में भी गतिशील होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। भले ही हमको ठोस जैसे लग रहा है कि मान के चलिए कोई लकड़ी का गुटका है, हमको लग रहा है कि इसके अंदर का कण स्थिर रहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसमें कंपन होते रहता है, लेकिन वह कंपन इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है कि हम लोग उसको माप नहीं सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे तापमान यदि बढ़ाया जाएगा तो उस पदार्थ के कणों की गति जो है तेज हो जाती है, मतलब उसमें उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तापमान बढ़ने से खनिज कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। याद रखना है इसमें कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या कहना है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है, अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। अभी ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो देखिए, विसरण क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे अभी देखे तो ये मान के चलिए वायु है और ये अगरबत्ती का धुआं है। अगरबत्ती का धुआं जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये वायु में अगरबत्ती के धुएं के कणों का मिलना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। कहने का अर्थ है दो विभिन्न पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, दो अलग अलग पदार्थ जो है आपस में जो है स्वतः यदि मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, और गर्म करने पर क्या होता है, विसरण तेज हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए एक लकड़ी का गुटका है। ये क्या है, लकड़ी का गुटका। तो इसके अंदर जो भी कण बना हुआ रहता है, मान के चलिए इस प्रकार से कण बना हुआ है, तो ये सब कण जो है आपस में एक बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। यदि इन दोनों कणों के बीच में बल ना हो तो यह कण स्वतंत्र होकर के इससे मुक्त हो जाएंगे, मतलब यह ठोस नहीं रहेगा। जैसे गैस का मान लेते हैं, मान के चलिए यह गैस है, तो गैस के बीच में कण जो है दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यदि इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाए, यदि गर्मी प्राप्त हो जाए, तापमान प्राप्त हो जाए, तो क्या होता है कि यह इसमें इतना गतिज ऊर्जा हो जाती है
कि यह कंपन करते करते यह अपने जगह को छोड़ देती है, यह अपनी जगह को छोड़ देती है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे देख लीजिए कि ठोस में जो है इन कणों के बीच में जो बल लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम रहेगा द्रव में थोड़ा सा कम रहेगा, द्रव में कम रहेगा, और गैस में और भी कम रहेगा, गैस में और भी कम रहेगा।